इसलिए कहते हैं कि मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, काया गार से काजी। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी उसी के बाद प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। टूरिज्म ऑफिसर्स है, उनका एक कॉन्क्लेव इस हिमालयन धरती धर्मशाला में, इस पवित्र स्थान में हम शुरुआत करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। इस 3 दिन में भारत में कैसा टूरिज्म को बढ़ावा देना, भारत में टूरिज्म को कैसा एनकरेजमेंट करना, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कैसा डेवलप करना, फॉरेन टूरिस्ट को कैसा अट्रैक्ट करना, डोमेस्टिक टूरिज्म में इंडियन डायस्पोरा और इंडिजियस एक्टिविटी को कैसा बढ़ाना, ये अलग अलग विषय पर नॉट ओनली टूरिज्म पॉलिसीज के अलावा जो आज नौजवान इको टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म, होम टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, ऐसा अलग अलग टूरिज्म पर भी भारत सरकार काम कर रहे, उसका भी एक चर्चा इस मीटिंग में होगा। उसके साथ साथ भारत सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल यूथ पॉलिसी भारत में लाने का प्रयास कर रहे, अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग कर रहे, भारत के सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के इनपुट्स लिए गया, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हो, होटल मैनेजमेंट हो, टूरिस्ट गाइड्स हो, टूरिज्म इंस्टीट्यूशंस हो, कुछ बुद्धिजीवी हो जो रुचि रखते हैं इस विषय पर, रिसर्च करते हैं, वैसे लोगों का नेशनल टूरिज्म पॉलिसी के विषय पर इनपुट्स लिए गए, उसका ड्राफ्ट भी बनाया। ड्राफ्ट में लोगों को बीच में एक चर्चा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूरिज्म, इंडियन टूरिज्म का वेबसाइट में भी इस नेशनल टूरिज्म का ड्राफ्ट लगाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सभी मिनिस्ट्रीज का इनपुट्स भी लिया गया। आज इस नेशनल टूरिज्म के विषय पर भी सभी स्टेट्स के मिनिस्ट्रीज, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के टूरिज्म सेक्रेटरीज, उनके साथ भी थोड़ा चर्चा परामर्श होगा। उसके बाद जो बजट सेशन से पहले ही, आने वाला बजट सेशन से पहले ही नेशनल टूरिज्म पॉलिसी देश के सामने हम लाने वाले हैं। अब सब लोगों को मालूम है, भारत सरकार एक नोडल एजेंसी है टूरिज्म के लिए। ये पॉलिसीज बनाते हैं और पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन करते हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में
सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने का जिम्मेदारी टूरिज्म मिनिस्ट्री का है। उसके साथ आने वाले दिन में इस टूरिज्म सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट्स इसमें लाना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट अलग अलग स्टेक होल्डर से बातचीत करें, अलग अलग लोगों से चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी दुनिया के विदेशों में देख लीजिए, सभी देशों में 99% पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा ही टूरिज्म का एनकरेजमेंट मिला है। इसी दृष्टिकोण में भारत में बहुत बड़ा स्कोप है इस टूरिज्म के एनकरेजमेंट करने के लिए। इसलिए हमारा सरकार विकास भी विरासत भी, हम विकास होना है, हमारा विरासत को बचाना है, विरासत को दुनिया भर में एक अच्छे पहचान, अच्छे रिकग्निशन लाना चाहिए। उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। आज विकास मीन्स डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विरासत मीन्स हमारा हेरिटेज, कल्चर, ट्रेडिशन, उसको कैसा प्रिजर्व करे, ये भी काम भारत सरकार के द्वारा देश में कर रहे। उसके साथ साथ जो आज आप सब लोगों को मालूम है, कोविड-19 के कारण लगभग 2.5 years टूरिज्म पूरा क्लोज था। नॉट ओनली इन इंडिया, सारी दुनिया में सबसे बड़ा इफेक्टेड सेक्टर टूरिज्म थे। अभी अभी कोविड-19 के कारण से जो इफेक्ट हुआ था, उससे बाहर अभी टूरिज्म सेक्टर आ रहे हैं। अभी विदेशी टूरिज्म का, फॉरेन टूरिस्ट का भारत ही नहीं है, कोई देश में भी अभी उसका जोर नहीं पकड़े। मगर हम बताने में कोई हर्ज नहीं है, डोमेस्टिक टूरिज्म का एक अच्छा माहौल भारत में अभी हो गया। आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, आप उत्तरांचल में देख सकते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं, आप आकर जम्मू कश्मीर में भी डोमेस्टिक टूरिज्म का बहुत बड़ा वातावरण, सिलसिला आज चल रही है। श्रीनगर अच्छे होटल में आज रूम भी नहीं मिल सकते हैं, ये स्थिति है। फ्लाइट्स का टिकट भी नहीं मिल सकते हैं, वो स्थिति है। लगभग 30-40 साल के बाद जम्मू कश्मीर में आज टूरिज्म का दृश्य आप दिखते हैं, हजारों लोग आते हैं।
अब नॉर्थ ईस्ट भी लगभग उधर भी 30-40 सालों से अलग अलग समस्याओं के कारण ना विकास हुआ ना टूरिज्म बढ़ा। आज नॉर्थ ईस्ट में भी जो इंसर्जेंसी ग्रुप्स थे उनके कारण अलग अलग समस्या उस प्रांतों में आए थे। अभी भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण से प्रयास से ऑलमोस्ट 99% इंसर्जेंसी ग्रुप्स हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आ गए, सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे, सरकार के साथ एग्रीमेंट किया है और वेपन्स छोड़ दिया है। इसके कारण से अभी नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट भी आ रहे, भारत सरकार का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ा है, नेशनल हाईवे का बहुत बड़ा इंप्रूव हुआ है। एक मिशन मोड पर डेवलपमेंटल एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहे। एक मिशन मोड पर एयर कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो और सी कनेक्टिविटी हो, इवन पॉलिटिकल कनेक्टिविटी हो। एक बात का पर आज लोग नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का काम, विकास का काम, टूरिज्म का काम करने का तैयार शुरू किया है। अभी सभी स्टेट से हम ट्रेन कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी 3 स्टेट्स का पहले सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आने से पहले सिर्फ गुवाहाटी था, अभी 3 स्टेट्स का कनेक्टिविटी हो गया ट्रेन का। We are spending 62,000 crores on rail connectivity. We are spending 80,000 crores on road connectivity. Heliports हो, एयरपोर्ट्स हो, उसका भी काम चल रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार आने से पहले 74 एयरपोर्ट्स था, 74। अभी 140 एयरपोर्ट्स हुआ इस 8 साल में। 74 एयरपोर्ट से 140 एयरपोर्ट्स हो गया। 66 न्यू एयरपोर्ट्स इस 8 साल में हम लोकार्पण किया, जनता का सेवा में लगाया। फ्रेंड्स, अभी 2025 तक हमारा टारगेट है 220 एयरपोर्ट्स का। हर विषय पर हम ऐसे ही प्लान करें। आप लोगों को मालूम है, अभी अभी टूरिज्म सेक्टर को कोविड-19 दृष्टिकोण से बढ़ावा देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो भारत सरकार घोषित किया था, उस स्कीम का टाइमलाइन 31 मार्च 2023 तक उस स्कीम का बड़ा एक्सटेंशन भी किया है। पहला स्कीम का 4.5 लाख करोड़ का इस स्कीम के अंदर एमएसएमई को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को
इंकरेजमेंट करने के लिए, कोविड-19 से उनको बचाने के लिए प्रयास करने के लिए घोषणा किया है। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले जो हमारा कैबिनेट मीटिंग थे, अदा हमारा प्रधानमंत्री जी के आदेश पर एक्सक्लूसिवली टूरिज्म आधारित हॉस्पिटैलिटी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ का एडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का हम एलोकेशन किया है। ये 50,000 करोड़ का आने वाले दिन में हम होटल एंड रेस्टोरेंट पे खर्च करेंगे, वो जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको लोन देंगे, मैरिज हॉल्स को एंकरेजमेंट करेंगे, ट्रैवल एजेंट्स को, टूर ऑपरेटर्स को और एडवेंचर और हेरिटेज फैसिलिटीज को जो बोरोइंग करने के लिए ये पैसे केंद्र सरकार ने एलोकेशन किया है। वैसे ही हम नॉट ओनली इन इंडिया, मैं लगातार बता सकता हूँ, ट्रेन्स में 3,000 कोचेस हम एलोकेट किया है टूरिज्म में। उनके द्वारा रेलवे सर्किट के नाम पर, रामायण सर्किट के नाम पर रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा जितने भी राम मंदिर का स्थान हो, उस अलग अलग मंदिरों को जोड़ते हुए रामायण सर्किट का ट्रेन चलाएंगे। हिमालयन सर्किट, जो हिमालयन प्रांतों का टूरिज्म डेस्टिनेशन को जोड़ते हुए हिमालयन सर्किट चलाएंगे। जितने भी बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स है उसको जोड़ते हुए एक नया स्पेशल ट्रेन बुद्धिस्ट सर्किट नाम पर चलाएंगे। आने वाले दिन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो पंचतीर्थ है उसको जोड़ते हुए जन्मस्थान हो, कर्मस्थान हो, एजुकेशन का हो, बलिदान, जो अलग अलग उनका प्रमुख स्थान को जोड़ते हुए एक अंबेडकर सर्किट का ट्रेन भी चलाने वाले हैं। वैसा ही जो विदेशों में रहने वाले जितने भी डायस्पोरा को, इंडियन डायस्पोरा को आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं विदेश में जब भी जाते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, एवरी इंडियन फैमिली, एवरी इंडियन डायस्पोरा, एवरी NRI, they should bring to India minimum 5 foreign परिवार। 5 लोगों को, विदेशियों को भारत लाने के लिए, भारत का विरासत, भारत का कल्चर, भारत का टूरिज्म, भारत का टूरिस्ट डेस्टिनेशन, भारत का धरती पहचान कराने के लिए, उन लोगों को लाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबको रिक्वेस्ट कर रहे, वो करते रहेंगे। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का इच्छा है देश में रहने वाले हर व्यक्ति उनके शक्ति के आधार पर, उनका कन्वीनियंट के आधार पर, उनका एफोर्डेबल के आधार पर मिनिमम नियर भी हो, डिस्टेंस ज़्यादा भी हो, जिला से लेके प्रांत से लेके अलग अलग प्रांतों का जैसा भी हो सकता है, मिनिमम 15 डेस्टिनेशन का उनका परिवार देखना चाहिए। वैसे भी हम प्रयास करें, वैसे भी लोगों को जागृत लाने के लिए प्रयास करें। वैसा ही
विदेशों में जितने भी एम्बेसीज है, अभी तक कोई एम्बेसीज में टूरिज्म प्रमोशन का काम, टूरिज्म का कोऑर्डिनेशन का काम एम्बेसी पहले नहीं करता था। अभी नरेंद्र मोदी जी आदेश दिया है, सभी एम्बेसीज, जितने भी विदेशों में एम्बेसीज है, एम्बेसीज का ये भी काम होगा, उस देश के जो फॉरेनर्स है, भारत को देखने के लिए आए, देखो भारत के नाम पर, वो भारत को देखने के लिए लाने के लिए भारत सरकार निर्णय किया गया। अभी तक 20 कंट्रीज में, यूएस, यूके जैसे प्रमुख कंट्रीज में अलग टूरिज्म सेक्रेटरीज का इस जिम्मेदारी खोलते हुए ऑफिस खोले गए। आने वाले दिन में एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस है, पूरे देश में जितने भी एम्बेसीज है, सभी जगह चलो छोड़ दो, सभी जगह ये ऑफिसर्स खोलने का निर्णय किया है। अभी 20 कंट्रीज का अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका ट्रेनिंग भी हुआ है, उनका जिम्मेदारी भी दे चुके हैं। वैसा फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो अभी कोविड के बाद हम ये भी तय किया है, जो वीज़ा फीस होते हैं, जो पहले फर्स्ट कम फर्स्ट 5 लाख लोगों को जो फॉरेन टूरिस्ट भारत में आएंगे, उनका वीज़ा फीस फ्री कर दिया, टोटल फ्री कर दिया है। कोई भी विदेश भारत में आते हैं, कोई वीज़ा फीस नहीं देखेंगे। उसके साथ साथ ई वीज़ा का सिस्टम लगभग 160 कंट्रीज से ज़्यादा ई वीज़ा सिस्टम किया है। कोई भी अपने इंडिया एम्बेसीज को आने का जरूरत नहीं है, उनके घर में बैठकर भारत का विजिट करने के लिए इंडियन वीज़ा ले सकते हैं। ये निर्णय भारत सरकार ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक विदेशों के टूरिस्ट के साथ एक फ्रेंडली टूरिज्म का सिस्टम एंकरेजमेंट करने के लिए अलग अलग कदम हम ले रहे हैं। वैसा ही विदेशों में जितने भी ट्रैवल एंड टूर ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, उनके साथ भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस कर रहे, जो माइस टूरिज्म के नाम पर भी जितने भी डेस्टिनेशन फंक्शंस होते हैं विदेशों का, उस फंक्शंस भी भारत ने करने के लिए निर्णय किया है, उसमें भी एंकरेजमेंट कर रहे। और हमारा एक प्रमुख विषय आप लोगों को बताने के लिए मैं इस विषय का फायदा उठाना चाहता हूं। आने साल ये अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक G20 कंट्रीज का भारत प्रिसाइड करने वाले हैं। पहली बार भारत को जो आज़ाद का अमृत महोत्सव का बहुत बड़ा धूमधाम से देश में हम कार्यक्रम चला रहे, अलग अलग स्वतंत्र सेनानी का कार्यक्रम हो रहे, हर घर डेस्टिनेशन पे हो रहे, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम आज़ाद के बाद ये पहली कार्यक्रम है। 30 करोड़ जनता के उनके घर के ऊपर 30 करोड़ तिरंगा लहरा है। इतने बड़ा कार्यक्रम दुनिया में कोई देश में नहीं हुआ है। अभी 215 करोड़ वैक्सीनेशन देश में हुआ है। दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में हुआ है। इसके कारण अब देख रहा हूं मैं, कोई भी एक भी मास्क नहीं है आप लोगों के बीच में, एक भी मैं देख रहा था।
पीछे एक बेटा है, वो भी हमारा पीएस दिख रहा है। कोई भी वैक्सीन है, मास्क नहीं, कारण वो जो वैक्सीन दुनिया में सबसे बड़े उत्तम वैक्सीन भारत में आज लाए हैं। दुनिया में वैक्सीन के कारण भी आज टूरिज्म का एनकरेजमेंट जल्दी कम समय में अच्छा हो गया। ऐसा ही जो मैं पहला बता रहा था, थोड़ा पानी, मैं पहला बता रहा था G20 कंट्रीज का सभी भारतीयों का गर्व का विषय है। ये साल भारत का अध्यक्षता करने वाले साल है। G20 countries means 85% population of world comes is G20 countries. 85 countries of GDP comes under GDP का G20 countries. इतना इस देश का महत्व है। उस देश का एक साल तक लगभग 250 कॉन्फ्रेंसेस भारत में अलग अलग जगह होने वाले, 250 कॉन्फ्रेंसेस। एक कॉमर्स मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस होगा, कॉमर्स सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस होगा, टूरिज्म मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस होगा, टूरिज्म सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस होगा। ऐसा एक एक डेस्टिनेशन पे लगभग 400 लोगों का, विदेशियों का 250 सेंटर्स में G20 कंट्रीज का मीटिंग होगा। ये हमारा टूरिज्म बढ़ाने के लिए, हमारा विरासत को, हमारा कल्चर को, हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा अच्छा मौका नरेंद्र मोदी जी का प्रयास के कारण ये साल भारत में मिलने वाला है। ये लगातार एक साल जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होगा, हर कॉन्फ्रेंस में जितने भी डेस्टिनेशंस में फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं G20 कंट्रीज से, सबको हम टूरिस्ट का हम साइट सीइंग बताएंगे। हमारा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो विरासत है, ताजमहल से लेके हम्पी तक, रेड फोर्ट से लेके अजंता एलोरा तक, सभी डेस्टिनेशंस को हम विदेशियों के लोगों के सामने ले जाने वाले। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन एनकरेजमेंट करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा। उसके साथ साथ 250 कल्चरल इवेंट्स भी हम करने वाले हैं। ऐसा भारत सरकार के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किया है। माफ़ी चाहता हूँ मैं ज़्यादा समय लिया हूँ, मगर अभी भी आप सब लोगों का भी मैं इसमें सहायता चाहता हूँ। इस टूरिज्म में प्रमोट करने के लिए जो हम पूरे स्टेट गवर्नमेंट से, अलग अलग पार्टी का होगा, डिफरेंट आइडियोलॉजी का होगा, मगर टूरिज्म के लिए हम एक साथ मिलकर काम करने के लिए सभी मिनिस्टर्स को आज कल परसों 3 दिन हम बैठने वाले हैं। अलग अलग विषय पे चर्चा करेंगे, फिर जरूरत पड़े तो आपको भी बताएंगे। धन्यवाद। तो ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर पर्यटन के राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर मंत्री जी किशन रेड्डी प्रेस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण बीते दिनों में पर्यटन की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं रही, लेकिन अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है। इन 3 दिनों में भारत में पर्यटन को किस तरह से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। इको पर्यटन, मेडिकल पर्यटन और वाइल्ड लाइफ पर्यटन को
बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, इसे किस तरह से और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है उस पर बात होगी। बजट से पहले ही देश के सामने राष्ट्रीय पर्यटन नीति को भी बनाएंगे, ये भी कहना है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्यटन नीति पर सभी राज्यों का सहयोग चाहिए होगा, सभी राज्यों से बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही कोई नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल पर भी किस तरह से बड़ा निवेश आ सकता है, उसके लिए हितधारकों से लगातार बातचीत हो रही है और ज़्यादा निवेश की संभावना भी है इसमें। और उन्होंने पर्यटन की स्थिति के बारे में कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर पर्यटन की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिला है। पूर्वोत्तर की अगर बात की जाए तो 99% जो उग्रवादी थे उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और वो मुख्य धारा में आ गए हैं। तो वहाँ पर इससे पता चलता है कि रोजगार के अवसर किस तरह से बढ़े हैं। पूर्वोत्तर में मिशन मोड पर पर्यटन के लिए काम हो रहा है, विकास के लिए काम हो रहा है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। और अब जो आगे पर्यटन लक्ष्य है तो पर्यटन से जुड़े लोगों को 50,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा और पर्यटन की स्थिति को और ज्यादा देश में मजबूत बनाया जाएगा। विकास के साथ साथ विरासत को बचाने का भी संदेश उन्होंने दिया है और विरासत को बचाने के लक्ष्य के साथ सरकार लगातार काम कर रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ को झंडी दिखाई और इस दौड़ का आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से लेकर इंडिया गेट तक किया गया। इस दौड़ में 10,000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर क्रॉस कंट्री स्लम प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। प्रतियोगिता मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर इंडिया गेट तक हुई। इस मौके पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। नए भारत को फिट भारत बनाने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज आवश्यक है। आने वाले समय में जिनको मेडल मिला है, जिनको चेक मिला, उनके लिए नहीं, बाकियों में जो इंटरेस्ट पैदा होगा और जो फिजिकल कॉन्शियसनेस और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ओवरऑल चाहते हैं हमारे युवा के लिए। देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं हमारा स्पोर्ट्स पे जो है एक बिल्कुल नया एम्फेसिस आया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया कि स्लम दौड़ को 4 हिस्सों में बांटा गया। इस दौड़ में लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने के अंतर्गत ये आयोजन किया है। इसमें हमने स्लम के बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को पार्टिसिपेशन दिया है। प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया। वहीं दौड़ में हिस्सा ले रहे युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने फिट इंडिया के लिए एक बेहतर कदम है। मैंने 3 किलोमीटर कैटेगरी में हिस्सा लिया था, मैं फर्स्ट जीता हूँ भी। बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, इससे बीमारी नहीं होगी, कोई भी रोग दूर रहेंगे, आराम से स्वस्थ रहेगा बंदा। दौड़ेगा इंडिया, फिट रहेगा इंडिया। फिट रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम फिट रहेंगे तो हमारे अंदर बीमारी नहीं आएगी। फिर जो हम लाखों रुपए हॉस्पिटल में दे देते हैं वो देने की ज़रूरत ही नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए 2 हफ्ते के लंबे कार्यक्रम की योजना बनाई है। पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यानी 21 दिनों के लिए सेवा और समर्पण अभियान चला रही है, जिसके तहत अलग अलग इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी ने देश को टीबी फ्री बनाने के लिए भी 1 साल का अभियान चलाने का फैसला किया है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 28 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में भाग लेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 77वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का इस वर्ष का विषय है एक ऐतिहासिक क्षण, आपस में जुड़ी चुनौतियों के परिवर्तनकारी समाधान।
विदेश मंत्री 4 देशों भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी के समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे। विदेश मंत्री बहुपक्षवाद को फिर से मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार प्राप्त करने के लिए L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। L69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील देश और कैरिबिया सहित छोटे द्वीपीय देश भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और इसे प्रदर्शित करने के लिए विदेश मंत्री 24 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम इंडिया एट 75 शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शन को संबोधित करेंगे, जो भारत की विकास यात्रा को उजागर करेगा। इस कार्यक्रम को कई सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों और यूएनडीपी प्रशासक के साथ 77वें यूएनजीए अध्यक्ष द्वारा संबोधित किए जाने की उम्मीद है। डॉक्टर जयशंकर क्वाड, IBSA और ब्रिक्स की बहुपक्षीय बैठकों के साथ साथ भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, UAE और भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी त्रिपक्षीय बैठकों में भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर के अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों और अमेरिकी व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ चर्चा का भी कार्यक्रम है। वो भारतीय प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। जबलपुर एयरपोर्ट में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल समेत कुछ जनप्रतिनिधियों ने भव्य स्वागत किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ को एयरपोर्ट में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति जस्टिस JS वर्मा स्मृति व्याख्यान माला में उपस्थित हुए। जस्टिस JS वर्मा स्मृति व्याख्यान देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को अपने अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहिए। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। I would therefore strongly urge and appeal, the time now has come when a fresh look be taken, so that all institutions, legislature, executive and judiciary, confine to the role prescribed for them by the Constitution. This will be good for the institutions. This will be good for the country. और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में महावीर निर्वाण वर्ष के मौके पर विश्व मैत्री क्षमा दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान स्मृति ईरानी ने जीवन में गुरु शिष्यों के संबंधों पर महत्व है उस पर बात की। उन्होंने कहा कि शिष्यों का स्थान हमेशा ही गुरुओं के चरणों में होता है। कि जनमानस ये समझ पाए कि अहिंसा श्रृंगार है उसका जो निडर हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो संवेदनशील हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो सहनशील हो, अहिंसा श्रृंगार है उसका जो विवेकशील हो, और अहिंसा संकेत है उसका जिसको खुद पर कंट्रोल हो। तो आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में अहिंसा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अहिंसा कमजोर की नहीं बल्कि मजबूती, धैर्य और नियंत्रण और हर धर्म की पहचान होती है। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने ब्रिटेन की महारानी के पार्थिव शरीर के दर्शन किए हैं और अपनी श्रद्धांजलि भी प्रदान की है। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन के दौरे पर हैं और उन्होंने वहां पर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी है। ये दृश्य ब्रिटेन के जहां पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं श्रद्धांजलि देने के लिए एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन के दौरे पर और ये दृश्य आप देख रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए वो वहाँ पहुँची हैं। उन्होंने इस मौके पर एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के मौके पर ब्रिटेन के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उन्होंने एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत की ओर से श्रद्धांजलि भी दी है महारानी को। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रिटेन की महारानी के पार्थिव शरीर के दर्शन भी किए। एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार कल यानी कि सोमवार को होगा और इस मौके पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन के दौरे पर हैं। ये तस्वीरें आप ब्रिटेन से देख पा रहे हैं। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि एक्साइज चोरी करने वाले अपने आप की तुलना जो है वो माखन चोर से कर रहे हैं। 2 राज्यों में सरकार बनाकर वो अपने आप को भगवान मानने लग गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि 18 राज्यों में हमारी सरकार है लेकिन हम खुद को जनता का सेवक कहते हैं। 2 राज्य में सरकार बनने के बाद मैं भगवान बन गया हूं। अरविंद केजरीवाल जी अब भगवान बन गए। मानव इतिहास में इंसान से भगवान बनने का ये जो सफर है इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले व्यक्ति है। कान्हा बन गए हैं वो, केवल भगवान ही नहीं, कान्हा और कृष्ण और राक्षसों का वध कर रहे हैं। एक्साइज चोरी करने वाला, शराब में से कट खाने वाला अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है। कमाल है। इस लेवल का मेगालोमैनिक एटीट्यूड हमने किसी भी नेता, अरे महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान का सेवक हूं, वो साधारण व्यक्ति बने रहे। 18 राज्यों में हमारी सरकार, हम कहते हैं कि हम लोग सेवक हैं, जनता जनार्दन है, भगवान कोई है तो वो जनता है। संबित पात्रा ने आगे ये भी कहा कि इतिहास में सबसे कम समय में अगर किसी सरकार के मंत्रियों को भ्रष्टाचार के कारण त्यागपत्र देना पड़ा है तो वो आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। उनके एक मंत्री जितेंद्र तोमर की डिग्रियां तो फर्जी निकली, उन्हें मंत्रिमंडल से तो हटा दिया गया लेकिन पार्टी से नहीं निकाला गया। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोग हैं। इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। याद करिए, नया दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी का बना था तो जितेंद्र तोमर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे ये तो मोदी जी, ये तो सरकार डर गई है, वरना सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो जितेंद्र तोमर है। बाद में सारी फर्जी डिग्रियां निकली तो जितेंद्र तोमर को चुपके से मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। पार्टी से नहीं निकाला है, मंत्रिमंडल से निकाला है। जो इतना कट्टर ईमानदार है वो पार्टी से नहीं निकाला है, केवल मंत्रिमंडल से। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन।
भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों का सर्वेक्षण किए जाने को जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने सरकार का अधिकार कहा है। दारुल उलूम देवबंद में हुई मदरसा प्रमुखों की बैठक के बाद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सरकार को जानकारी मांगने का पूरा अधिकार है। आपसे किसी चीज़ का सवाल करती है, आप उसका जवाब दीजिए। हुकूमत हमारी है, हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, वो हमसे पूछती है, सर्वे करती है, हम उसका जवाब देंगे। हम न पहले ये कहते थे कि एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं, न हम आज कहते हैं। गवर्नमेंट ने हमसे एक सवाल किया, हम उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। इस सवाल के जवाब में कोई विरोध और मुखालफत नहीं है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने राज्य के गैर पंजीकृत मदरसों का सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसके तहत प्रबंधकों से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी जा रही है। मौलाना अरशद मदनी ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा है कि अवैध भूमि पर बने मदरसों को गिराना भी सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर मदरसे की ज़मीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना लिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना लिया है, तो वो मदरसा गवर्नमेंट की ज़मीन पर है, नाजायज़ है। उस मदरसे को आपको खुद तोड़ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट तोड़ती है, उसका हक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश के 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया था, उसी श्रृंखला में आज ये कार्य हुआ है। मैं इसके लिए गृह और कारागार विभाग को बधाई देता हूँ। देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया था, मॉडर्न प्रिजन वैन उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। 56 मॉडर्न प्रिजन वैन को आज गृह विभाग को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलियो एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन जब सामूहिक रूप से प्रयास होते हैं तो उसका भी हम समाधान निकाल लेते हैं। पल्स पोलियो अभियान इस देश में उसी सामूहिक ताकत का एहसास कराता है। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए टीवी न्यूज़। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Ayush is scaling newer heights. Current situation presents a right time for Ayurveda and traditional medicines to become even more popular globally. Ayush-based herbal products are being exported as medicine and food supplements in more than 100 countries. Ayush-related training and courses are easily available in more than 20 nations. Ayush is recognized in 16 countries. The Ministry of Ayush has demonstrated its commitment to effectively fight COVID-19 pandemic. It has issued COVID advisories and guidance, recommended yoga and herbal practice for safety. 8,32,445 Ayush COVID warriors enlisted, taking traditional medicine system to the masses. Committed to health and wellness, Ayush is serving humanity with increasing vigor and efficiency.
AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमरा है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। PFI मामले में NIA ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, नांदयाल और तेलंगाना के जगतियाल में छापेमारी की। एजेंसी शादुल्ला नाम के शख्स के आवास की तलाशी ले रही है, जो कि मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। और असम पुलिस ने टूरिस्ट वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों पर नियमों का उल्लंघन, धर्म प्रचार करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी अलग अलग समूह बनाकर अलग अलग जगहों से असम आए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज करके पूछताछ शुरू कर दी है। We have appealed to them to be careful, and we have asked them to give us a series of activity to undertake a series of activities so that police do not have to intervene directly on the running of the madrasas. They themselves reform all these lacunae, namely the name of the teachers, the Aadhaar card, the financial inflow, how it is all coming, whose land is that madrasa belonging to, etc., etc. All these details we want to be uploaded in a portal which will be run by the government. And all madrasas, and they will take responsibility of the madrasas being run by them. और सीबीआई ने सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच को तेज कर दिया है। गोवा में सीबीआई और फॉरेंसिक अधिकारी अंजुना बीच के एक लीज रेस्तरां पहुंचे और जांच की। इससे पहले शुक्रवार को गोवा पुलिस ने सीबीआई को केस हैंडओवर कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई सबसे पहले ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट पहुंची और 10 घंटे तक वहां पर जांच पड़ताल की। जिस रिजॉर्ट में सीबीआई की टीम ने ये जांच पड़ताल की है, ये वही रिजॉर्ट है जहां पर सोनाली फोगाट, सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह रुके हुए थे। और जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में देर रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया। ये घटना रीगल सीमा चौकी के पास की है। इस स्थान पर पहले भी पाकिस्तान से ड्रोन द्वारा हथियार गिराने के कई एक प्रयास हो चुके हैं। फिलहाल बीएसएफ इलाके की तलाशी ले रही है। एसओजी डीएसपी गारू राम ने कहा है कि ये संवेदनशील इलाका है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। हम हमेशा तैयार रहते हैं कि किसी भी तरह की नापाक हरकत को कोई भी अंजाम ना दे सके, और इसी तर्ज पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और बिहार के कटिहार में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद पुलिस थाने पर हमले का मामला सामने आया है। हमले में थाना प्रभारी सहित 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल थाना प्रभारियों की पहचान प्राणपुर पुलिस थाने के मनीतोष कुमार और डंडखोरा पुलिस थाने के प्रभारी शैलेश कुमार के तौर पर की गई है। हमले में पुलिस के कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। शख्स को शराब की बोतल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि बिहार में शराब पीना और बिक्री पर प्रतिबंध है। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से ही शराब के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, परिवहन और सेवन पर रोक है तथा इसका उल्लंघन बिहार निषेध एवं आबकारी अधिनियम 2016 के तहत दंडनीय अपराध है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों और प्रोग्रामों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।